इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू इट, और वो चीज़ें जो सारी इसके साथ रिलेटेड हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: काम काम काम, वर्क वर्क एंड वर्क। अब ये जो वर्क है, जब भी किसी किस्म की फ़ोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करती है और अब फोर्स जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेती है, तो फिर हम उसको वर्क कहते हैं। वर्क आपका तब होता है जब किसी जिस्म को फोर्स लगे और फोर्स लगने के बाद आपका जिस्म मूव करे, यानी कि मूव करने का मतलब ही यही है कि उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तभी तो उसने मूव किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ वर्क हो गया। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करती है तो इट डज़ वर्क, तो वो काम करती है, एंड एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम देखें कि जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है ये बंदा, और एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ। अब एनर्जी जो इसने सप्लाई की वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई इस पॉइंट के ऊपर, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हो गया। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो भी जूल है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो गया और जो काम हो गया वो भी हम जूल में करते हैं। इसलिए जो भी एनर्जी अमाउंट की ट्रांसफ़र हो, एनर्जी का अमाउंट जो भी ट्रांसफ़र हुआ वो बराबर है हमारा वर्क डन के। इस तरह से द मैन, ये जो मैन है शोवलिंग कर रहा है, अपना काम कर रहा है। अगर वो अपनी 600 जूल एनर्जी ज़ाया कर रहा है, अपनी 600 जूल एनर्जी दे रहा है, तो इट मीन्स कि उसने लूज़ कर दी 600 जूल ऑफ एनर्जी। और जो सबस्टेंस जिसको वो शोवल कर रहा है उसको वो 600 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट ने 600 जूल एनर्जी गेन की। अब पूरी की पूरी एनर्जी ये गेन नहीं हासिल करेगा, उसमें से जो कुछ एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ज़ाहिरी बात है, जब ये इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर लगता है तो वहाँ साउंड भी निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्सन ने जो 600 जूल एनर्जी दी उसमें से कुछ एनर्जी आपकी लाइट में उसमें साउंड में कन्वर्ट हो गई। बाकी जो एनर्जी थी वो इसको शॉवल करने में काम आएगी हमें। इस तरह से जो वर्क की डेफिनेशन है, तो हम कहेंगे कि वर्क इज़ डन व्हेन एवर अ फोर्स मेक्स समथिंग न्यू। जब भी फोर्स का कोई चीज़ नहीं बनाता है, तो वहाँ हम कहते हैं कि वो वर्क डन हो गया। या हम ऐसे कहें कि जब भी फोर्स की वजह से कोई चीज़ मूव होगी तो वहाँ वर्क हो गया। ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द डिस्टेंस, जितना फोर्स ज़्यादा लगेगी, ज़ाहिर बात है उतना डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। द मोर द वर्क इज़ डन, उतना काम ज़्यादा होगा, उतना वर्क ज़्यादा होगा। व्हेन द वर्क इज़ डन, एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। जब आपका वर्क होता है तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। अब वर्क डन जो है वो बराबर है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। वर्क डन के अंदर हमने कहा कि वर्क तब होगा जब फोर्स लगेगी, और फोर्स लगने के बाद आगे वाली चीज़ डिस्टेंस कवर करे, तो आपका वर्क डन हो गया। लेकिन फोर्स का जो फार्मूला हम लिखेंगे वो फोर्स की जगह हम एफ लिखेंगे, डिस्टेंस की जगह डी। तो इस हिसाब से वर्क का फार्मूला हो गया, वर्क का फार्मूला वो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो वर्क को जो हम मैयर करते हैं वो हम जूल्स में मैयर करते हैं, और एनर्जी को भी हम मैयर जूल्स में ही करते हैं, क्योंकि वर्क भी एनर्जी है और एनर्जी तो वैसे ही एनर्जी है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि 4 न्यूटन फोर्स है जो एक चीज़ को मूव करती है, और मूव करने के बाद जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 3 मीटर है। तो 4 न्यूटन फोर्स, हमने फोर्स की जगह फोर्स लिखा, डिस्टेंस की जगह हमने 3 लिखा, तो 4 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 12 जोल। तो मतलब ये हुआ कि जो टोटल वर्क हुआ वो 12 जोल वर्क हुआ। अब ये जो वर्क है, फोर्स एंड डिस्टेंस, ये आपस में एक दूसरे के वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर वर्क मिला हुआ हो तो फोर्स मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस के साथ, अगर डिस्टेंस ना मिला हुआ हो तो फोर्स और वर्क से आप मालूम कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूले हैं। अगर आपके पास वर्क फाइंड करना हो और फोर्स और डिस्टेंस मिला हुआ हो, तो हम लिखेंगे वर्क इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी। अगर आपके पास हो फोर्स और आपको फोर्स मालूम करनी हो, और आपको वर्क का वैल्यू और डिस्टेंस का वैल्यू मिला हुआ हो, तो हम लिखेंगे F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी। अगर हमें डिस्टेंस का वैल्यू मालूम करना हो और वर्क एंड फोर्स मिला हुआ हो, तो हम फार्मूला लिखेंगे D इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एफ।
टाइप्स ऑफ एनर्जी मुख्तलिफ हैं। उनमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जिससे मिसाल मूविंग कार है, तो जो भी मूविंग चीज़ होगी उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह आपके पास ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो ड्यू टू हाइट है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये जो स्कायर बर्फ़ के ऊपर स्लोप करता है वो स्लोप भी जीपीई यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये एक ऐसी एनर्जी है जो तब प्रोड्यूस होती है जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, या किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें या हम उसको कंप्रेस करें। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने के दौरान उस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो एनर्जी पीछे की तरफ उसको ले जाती है। तो फिर हम उस एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी का रोज़ाना के बेसिस पे मिसाल है। केमिकल एनर्जी के अंदर जो एनर्जी हमें फूड में मिलती है, जो हम खाते हैं फूड, और जो हमें एनर्जी मिलती है वो केमिकल एनर्जी होती है। जो हम फ्यूल देते हैं गाड़ी में और गाड़ी चलने के काबिल होती है, तो फ्यूल भी केमिकल एनर्जी देता है गाड़ी को। इस हिसाब से फूड एंड पेट्रोल और द केमिकल एनर्जी। इन द सेम वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम मिसाल लें तो एनर्जी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो तो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। मिसाल बैटरी है, तो बैटरी के अंदर जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो तब रिलीज़ होती है जब एक न्यूक्लियस एटम का दो हिस्सों में स्प्लिट होता है, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। लाइट एनर्जी जो है वो एनर्जी जो गिवन आउट बाय एनी हॉट ऑब्जेक्ट, जो कोई गर्म ऑब्जेक्ट हमें एनर्जी बाहर देता है, जिस तरह सूरज है, जिस तरह लाइट बल्ब है, जो वो हमें एनर्जी देते हैं वो एनर्जी लाइट एनर्जी कहलाई जाती है। जो साउंड है, साउंड की जो एनर्जी है वो तब प्रोड्यूस होती है जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब क्लैपिंग करते हैं तो आप हाथों के अंदर लाउड स्पीकर तो नहीं लगाते, आप हाथों को तेज़ी से रब करते हैं या तेज़ी से आप उनको जब टच करते हैं तो आपकी क्लैपिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो साउंड एनर्जी है, ये इसके भी बहुत सारे मिसाल हैं। लाउड स्पीकर भी साउंड एनर्जी का एक मिसाल है। हीट जो है एनर्जी, जो भी आपके हॉट ऑब्जेक्ट्स में हो या गर्म ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी हो उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। मिसाल एक जलता हुआ कोयला, बर्निंग कोल, उसके अंदर जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी कहलाई जाती है। बकाया जो भी एनर्जीज़ हैं वो हम दूसरे वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ एनर्जी में कवर करेंगे। कुछ एनर्जीज़ जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट। ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। ये ऑब्जेक्ट नीचे किस स्पीड से गिरेगा वो इसके अंदर स्टोर हो चुकी है एनर्जी। अगर हम इसको ऊपर ज़्यादा ले जाएं तो जितना हम इसके ऊपर लेके जाएंगे उतनी उतनी उसके अंदर एनर्जी जो है स्टोर ज़्यादा होती जाएगी। तो एनर्जी जो हाइट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला इस तरह से लिखेंगे कि मिसाल के तौर पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको मास है, और इस मास को नीचे ग्रेविटी जो है अट्रैक्ट कर रही है, और इस मास से लेकर इस ग्राउंड तक जो टोटल डिस्टेंस है उसको हाइट कहते हैं। यहाँ तीन चीज़ें हैं, एक मास, दूसरी जी और तीसरी एच। इसलिए इसका जो फार्मूला हो गया वो मास और ग्रेविटी एंड हाइट, एम जी एच। इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमें मिलता है। इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच होता है। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है 1/2 हम लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। उसके बाद जी जो है, यहाँ हम जो जी का वैल्यू लेंगे वो हमारा जी का जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या तकरीबन 9.8 होता है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम इसके हिसाब से एक मिसाल लें कि फ़र्ज़ करें एक शीप है जिसका वज़न 47 किलोग्राम है, और शीप को हम फ़र्ज़ करें हम इस बाल की जगह रखते हैं, और फ़र्ज़ करें ये शीप है और इसका जो वज़न है वो 47 किलोग्राम है।
स्लोली हम उसको आहिस्ता आहिस्ता रेज कर रहे हैं और उसको हम रेज करके 6.3 मीटर तक चले के गए। फ़र्ज़ करें ये एक शीप यहाँ थी और इस शीप को अब हमने यहाँ पहुँचाया है। यहाँ तक इसकी जो हाइट हो चुकी है वो 6.3 जो है उसकी हाइट हो चुकी है, 6.3 मीटर उसकी हाइट है। अब हमने फाइंड करना है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। एक तो हमें हाइट मिली हुई है, दूसरा हमें मास मिला हुआ है, तीसरा हमें ग्रेविटी का पता है कि ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हमेशा 10 होता है। अब हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आपके पास ये फार्मूला है mgh। m की जगह हमने लिखा 47 और ग्रेविटी की जगह हमने लिखा 10 और h की जगह यानी हाइट की जगह हमने लिखा 6.3। तो इन सब तीनों को अब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू हो गया 2961 जूल। यानी कि इतनी एनर्जी अब उस शीप के अंदर स्टोर हो चुकी है। अगर हम उसको रिलीज़ करेंगे तो इतनी एनर्जी के साथ वो नीचे गिरेगी। फ़र्ज़ करें कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉल होता है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट अब जो शीप है वो जैसे ही यूँ नीचे गिरेगी तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी गेंड, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी वो रिसीव करेगा, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़ाया हुई है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज़ाया उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन। इन दोनों का आपस में ये रिलेशन है। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ मूवमेंट है, एनर्जी ऑफ मोशन है। मोशन की वजह से या मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी हमारे पास होती है हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी, जो भी चीज़ मूव कर रही है उसको काइनेटिक एनर्जी है। जो भी चीज़ मोशन में है उसको काइनेटिक एनर्जी है। जो भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उसको काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 m और v स्क्वायर। फ़र्ज़ करें कि ये जो ऑब्जेक्ट इस बंदे ने यहाँ नीचे गिराया है और यहाँ ये जब गिर रहा है तो इसका ये मास है और ये जो है जिस वेलोसिटी से गिर रहा है वो v स्क्वायर है। और इसको हम पूरे फार्मूले के अंदर लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर। या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाता है मास इंटू वेलोसिटी, तभी तो वेलोसिटी स्क्वायर हो जाता है। इसलिए इसका फार्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। अब फ़र्ज़ करें हम एक मिसाल लेते हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। एक कार जो है जिसका मास 2450 किलोग्राम है और वो ट्रेवल कर रहा है 38 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के ऊपर। अब आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हम करेंगे, क्यों? क्योंकि ये मोशन में है। मोशन में होने की वजह से हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी को जो है वो ज़रूर मेजर करना है। काइनेटिक एनर्जी हम इस तरह से इसकी मेजर करेंगे कि आपके पास 1/2 mv स्क्वायर फार्मूला है। मास की जगह m की जगह हमने यहाँ लिखा मास, और जहाँ वेलोसिटी हमने लिखनी है 32, तो v स्क्वायर हमने 38 को स्क्वायर करना है क्योंकि फार्मूले में है 1/2 m v स्क्वायर। हमने पीछे पढ़ा था 1/2 mv स्क्वायर। जब हमने मल्टीप्लाई किया इनको तो हमारे पास जो एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी, वो कुछ यूँ मिली है कि 1768900 जूल एनर्जी हमें हासिल हुई है। काइनेटिक एनर्जी एक चीज़ ये है कि वो डिपेंड करती है मास और स्पीड के ऊपर। अगर मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। सो अ लार्जर ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट ग्रेटर स्पीड हैज़ बिगर काइनेटिक एनर्जी। तो मिसाल अगर हम लें, एक ऑब्जेक्ट हो जो हो भी बड़ा और उसको वेलोसिटी भी बड़ी हो तो उसको काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल बड़ी होगी। टाइप्स ऑफ एनर्जी की अगर हम देखें तो लेट्स हैव अ लुक एट अ मोर चैलेंजिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फ़र्ज़ करें कि एक मोल्डी टोमेटो है जिसका मास 140 ग्राम है और उसको हम ड्रॉप करते हैं हाइट ऑफ 17 मीटर से। ये एक मोल्डी टोमेटो है, इसको हम ड्रॉप करते हैं। जो हाइट है वो 1 पॉइंट तकरीबन 7 जो है मीटर उसकी हाइट है।
और अब हमने जो पूछा जा रहा है वो है कि कैलकुलेट इट्स स्पीड एज इट हिट द फ्लोर। जिस टाइम वो फ्लोर को हिट करेगा उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी। इसलिए ये मूव कर रहा है तो हम फार्मूला जो लगाएंगे वो पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी का लगाएंगे, क्योंकि हम उसको ऊपर लेके गए एक हाइट तक जब उसको लेके गए तो हम देखेंगे कि उसकी एनर्जी स्टोर कितनी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी एच। एम की जगह हमने लिखा 0.14 ग्राम और हमने उसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ और मल्टीप्लाई किया उसको हमने वी एच के साथ जो कि 1.7 है। तो हमें जो एनर्जी मिली वो है 2.38 जूल। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर इस पॉइंट पर 2.38 जूल है, जब वो बिल्कुल नीचे गिरेगी तो उस टाइम सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुई वो पोटेंशियल एनर्जी, जो भी लॉस हुई पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। पोटेंशियल एनर्जी अब ख़त्म हो गई, अब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई है 2.38 के। अब 2.38 जूल के तो बराबर हो गई। अब हमने इस चीज़ को 1/2 mv² में लिखना है। काइनेटिक एनर्जी हमें मिली हुई है 2.38, तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी हमने लिखना है वहाँ हमने लिखा 2.38 और जहाँ हमने 1/2 लिखना है 1/2, जहाँ हमने मास लिखना है मास उसकी जगह। v² हमें नहीं मिला हुआ इसलिए हमने v² नहीं लिखा। तो अब हमें इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें v² का ये मिला कि 0.07 इंटू v² इज इक्वल टू 2.38। अब 0.07 इस साइड मल्टीप्लाई में था, जैसे ही 0.07 इस साइड आया तो वो डिवाइड में हो गया 2.38 के। तो 2.38 के जैसे वो डिवाइड में आया तो हमारे पास यहाँ v²। अब v² का ये जो स्क्वायर है ये जब इस तरफ से जाएगा तो ये अंडर रेडिकल हो जाएगा। अब अंडर रेडिकल का जब हम वैल्यू लेंगे इन सब का, तो v² का जब हम वैल्यू लेंगे 34 का तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो है 5.38 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का हमें वैल्यू मिल रहा है। अब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सेल्स में एंड अदर सोर्सेज। फ्रॉम सेल्स एंड अदर सोर्सेज में जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं उसके। अब ये जो एनर्जी है, एनीथिंग दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो सप्लाई एनर्जी। जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रही है वो एनर्जी भी सप्लाई कर रही है। तो इस वजह से जो सेल्स हैं, जो बैटरीज़ हैं, जो जनरेटर्स हैं, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। अगर वो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स के वो ट्रांसफ़र एनर्जी कर रहे हैं टू द चार्ज इन द वायर। व्हेन एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं चार्ज के थ्रू वायर के अंदर, फिर वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है मुख्तलिफ जो डिवाइसेस लगी होती हैं सर्किट के अंदर उनके पास। अब यहाँ आप देखें, अगर आपने एनर्जी 230 वोल्ट दी है और वो एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस तरह यहाँ मोटर को चलाना होगा। अब मोटर क्या होती है, मोटर का जो मोटर होती है वो फिरती है, वो रिवॉल्व करती है। तो रिवॉल्व उसने किया, इस मीन मोशन में आई। मोशन में आई इट मीन्स कि जो बिजली है अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। दूसरी तरफ इस बिजली ने, चार्जेस ने चलाया बल्ब को, बल्ब को चलाया, इट मीन्स के अभी ये जो चार्जेस हैं कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। अभी ये आई है लाइट यहाँ, अब इस ओवन में आई है, जब ओवन के अंदर उसने प्रोड्यूस किया हीट। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी अब ये कन्वर्ट हो गई है एनर्जी हीट एनर्जी में। अब आगे जाके स्पीकर के पास गई, वो सेम एनर्जी, वो सेम इलेक्ट्रिसिटी, अब वहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो गई साउंड एनर्जी में। इट मीन्स के एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है और हो रही है। मगर एनर्जी को हम जो है वो शो करते हैं एक सेंकी डायग्राम के साथ, जो हमें बताता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी हुई और कितनी ज़ाया हुई। कितनी एनर्जी जो आपने ट्रांसफ़र की वो काम में आई और कितनी एनर्जी जो आपने ट्रांसफ़र की वो काम में नहीं आई, वो हमें बताता है सेंकी डायग्राम। सेंकी डायग्राम मेक इट ईजियर टू सी हाउ मच इनपुट एनर्जी इज़ बीइंग यूज़फुली एम्प्लॉयड। कितनी एनर्जी सही नमूने से इस्तेमाल हो गई और कितनी एनर्जी बिल्कुल ज़ाया हो गई। द थिकर द एरो, सेंकी डायग्राम के अंदर जितना एरो थिकर होगा मतलब कि उतनी एनर्जी वहाँ है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ हमने एनर्जी का इनपुट दिया है। अब कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कुछ एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई,
कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई हीट एनर्जी में। अब ये जो एरो है आप देख रहे हैं थिकर है, इट मीन्स कि जो एनर्जी ज़ाया हुई वो एनर्जी ज़्यादा ज़ाया हो गई। टेलीविज़न सेट के अंदर हमें जो साउंड निकलता है टीवी का वो थोड़ा होता है, टीवी के अंदर से जो लाइट आती है वो बिल्कुल थोड़ी देर, बाकी जो एनर्जी होती है वो सारी की सारी टीवी जो गर्म हो जाती है टेलीविज़न, वो एनर्जी वहाँ ज़ाया हो जाती है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इस डायग्राम को हम सेंकी डायग्राम कहते हैं। सेंकी डायग्राम को अब इस हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि वी कैन आल्सो यूज अ सेंकी डायग्राम टू शो एनर्जी ट्रांसफ़र, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। फ़र्ज़ करें कि टेलीविज़न है जिसमें 100 जूल हमने इनपुट दिया है। अब 100 जूल इनपुट में से उसने 10 जूल उसकी टेलीविज़न की जो है लाइट में गई यानी कि रोशनी में गई, और 100 जूल में से 15 जूल लाइट ने यानी कि टेलीविज़न ने साउंड में कन्वर्ट कर दिए। बाकी जो एनर्जी 75 जूल बची वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो गई, यानी कि इतनी एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं एरो पूरा, ये एनर्जी वेस्ट हो गई है टेलीविज़न सेट के अंदर। एनर्जी ट्रांसफ़र अगर हम देखें इस शख्स की कि जो थ्रो कर रहा है एक स्टोन, अब दिस पर्सन इज़ थ्रोइंग अ स्टोन, जब वो स्टोन थ्रो कर रहा है हम उस टाइम एनर्जी देखेंगे कि क्या हो रही है। जब स्टोन एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है तो उस टाइम एनर्जी क्या है, जब स्टोन ग्राउंड को हिट करता है तो उस टाइम एनर्जी क्या है। अब हमने ये हर पॉइंट पर इसकी जो है एनर्जीज़ को देखना है कि कौन सी एनर्जी कहाँ कितनी ज़ाया हो रही है। सबसे पहले तो जब वो स्टोन को थ्रो कर रहा है अपवर्ड, तो जो एनर्जी वो दे रहा है वो एनर्जी मसल्स की है, केमिकल एनर्जी इन मसल्स। इसके मसल्स में जो एनर्जी है केमिकल, वो सारी की सारी वो एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है स्टोन के अंदर। अब ये मसल्स वाली एनर्जी, ये जो स्टोन ने उसको दी वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मोशन में। कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई थर्मल एनर्जी के, यानी कि बॉडी में जब आपने मसल के साथ थ्रो किया तो कुछ एनर्जी आपके आपके जो मसल है वो गर्म हो गया, मतलब कि यहाँ वहाँ आपकी जो थर्मल एनर्जी है वो कुछ वेस्ट हो गई। अब जैसे ही आपका स्टोन हाईएस्ट पोजीशन पर पहुँचा, इस पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो उस स्टोन को हवा रोकेगी, इट मीन्स कि कुछ एनर्जी आपकी हवा में ज़ाया हो जाएगी स्टोन जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। बाकी जो एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। उसके आगे हम चलते हैं, जैसे वो स्टोन हिट करेगा ग्राउंड में या ग्राउंड तक पहुंचने वाला होगा या ग्राउंड में गिरने वाला होगा, तो आप देखते हैं कि कोई चीज़ जब गिरती है तो वो आवाज़ करती हुई आती है। तो आवाज़ में वो जो अपनी कुछ एनर्जी है वो साउंड में ज़ाया कर रही है। अब ये जो एरो बता रहा है कि उसने साउंड में कुछ एनर्जी ज़ाया की। अब साउंड में एनर्जी ज़ाया जब करता है तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा वो साउंड करता है उतना वो ऑब्जेक्ट हीटअप हो जाता है। आपने अगर कोई बड़ी सैटेलाइट गिरते हुए देखी हो तो उसको जब वो गिरती है तो उसके अंदर उसको मतलब लाइट होती है यानी कि रोशनी होती है, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है उसकी थर्मल में। बाकी जो एनर्जी जब वो गिरना शुरू कर देगा तो इट मीन्स अब उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी मोशन में, वो एनर्जी अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करेगा, हिट करने से वहाँ साउंड निकलेगा और वो ग्राउंड को गर्म कर देगा, तो वहाँ जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी भी होगी और साउंड एनर्जी स्टोन में कुछ ज़ाया हो जाएगी। इस तरह हमें जो है सेंकी डायग्राम बताता है कि कौन सी पॉइंट पर कितनी एनर्जी ज़ाया होती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रोलर कोस्टर ड्राइवर। रोलर कोस्टर राइड जो है उसके अंदर कितनी एनर्जी जो है आपकी जो है ज़ाया होती है। एज इट ट्रेवल्स अराउंड इट ट्रैक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड बैक अगेन। अब हम यहाँ देखें कि ये जो है इस पॉइंट के ऊपर इसको पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम है। जैसे ही वो नीचे यूँ आएगा और यहाँ कड़े ऊपर होगा तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बिल्कुल मैक्सिमम है। इस पॉइंट के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे ये नीचे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और जैसे ही ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ बढ़ रही है और इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। इसी हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो ये जो पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है, जिस तरह ये है। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी तो 40,000 जूल मैक्सिमम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 जूल है, जो कि बिल्कुल मुख्तसर है। जैसे ही वो नीचे आया तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी अब कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में।
तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी हो गई 40,000 जूल्स। अब जैसे ये रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करने में इसके पास यहाँ वेलोसिटी भी है और पोजीशन भी है। इसका मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मोशन है चूँकि इसको, और इसको पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, इसकी दोनों मैक्सिमम होगी इस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि यहाँ उसकी, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये यहाँ मूव करेगा तो इस पॉइंट पर मोशन में है, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी, मतलब इसके अंदर सब एनर्जी होंगी यहाँ। तो जैसे ही ये आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा तो इसकी पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 जूल हो जाएगी। व्हेन देयर आर नो रेजिस्टिव फोर्सेस टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अगर आपके पास बीच में कोई भी हवा नहीं है, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी 40,000 जूल यहाँ थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ कन्वर्ट होके मिलेगी। अगर यहाँ बीच में हवा आ गई, अगर बीच में आपको यहाँ कोई चीज़ ने रोक लिया, तो आपकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी ज़ाया हो जाएगी जो आपको लास्ट में पूरी नहीं मिलेगी। वो ज़ाया होने का मतलब है किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी 40,000 है तो वो सारी की सारी यहाँ 40,000 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तबाह होती है ना बनती है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यूजुअली जो कुछ एनर्जी है वो हम इस्तेमाल करते हैं डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। हालांकि सारी की सारी एनर्जी हमें आखिर में नहीं मिलती, इस वजह से क्योंकि जब हम यहाँ रोलर कोस्टर इसके ऊपर ड्राइव करता है तो कुछ एनर्जी इसकी फ्रिक्शन में ज़ाया हो जाती है और कोई भी ज़मीन के ऊपर जगह नहीं है जहाँ हवा ना हो। तो इस वजह से हम ये भी चीज़ समझ लेंगे कि एयर रेजिस्टेंस भी है वहाँ, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ हीट में एनर्जी कुछ ज़ाया हो जाएगी, तो हमें लास्ट में काइनेटिक एनर्जी कुछ कम मिल सकती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एनर्जी सोर्सेज लाइक एज द फॉसिल फ्यूल्स, solar cells, geothermal energy, wave power in detail.